नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का। आज है हमारा एक और बहुत ही बढ़िया सेशन। आज के जो हमारे टॉप 6 करंट स्टोरीज हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे नेट जीरो एमिशंस के ऊपर में। भारत ने इसको लेके कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कुछ शपथ लिए हैं इसको देखते हुए कि नेट जीरो एमिशंस क्या है और इसमें नेट जीरो का मतलब क्या है। क्या कंप्लीट जीरो एमिशंस की बात हो रही है यहाँ पे, उसको भी समझेंगे। सेकंड हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26th, जिसका 26th एडिशन अभी ग्लासगो में हुआ, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, अभी वो ऑनगोइंग है। थर्ड हम बात करेंगे यूज ऑफ फायर क्रैकर्स। इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया है, कौन से इसमें रेलिवेंट केसेस हैं और किस तरीके से फायर क्रैकर्स पॉल्यूशन करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी हम देखेंगे। इनमें भी कुछ मतलब वेराइटीज हैं, इसके बारे में जानेंगे। फोर्थ हम बात करेंगे गंगा उत्सव 2021 के बारे में। पांचवा हम बात करेंगे भाषा संगम इनिशिएटिव, जो कि आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर में, आर्ट एंड कल्चर से है बेसिकली। एंड सिक्स हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक और मेघालय के बीच में एक लोन एग्रीमेंट हुआ है फॉर द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मेघालय। एंड फाइनली एमसीक्यूज, हम लोग इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज कर रहे हैं जो इस बार की यूपीएससी की परीक्षा में आए हैं और समझ रहे हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे गए थे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले पीटी एजुकेशन की तरफ से आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। सबसे पहली हमारी जो स्टोरी है वो है नेट जीरो एमिशंस के ऊपर में कुछ अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। क्या क्या किए गए हैं एक करके देखते हैं। पहला अनाउंसमेंट किया गया है कि भारत अपना नेट जीरो एमिशंस जो है वो 2070, जी हाँ सही सुना आपने, जो मैं टारगेट ईयर बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, 2070 तक जो है वो अचीव कर लेगा। 2030 तक क्या इंश्योर किया है, 2030 तक इंश्योर किया है भारत ने कि 50% जो इसकी एनर्जी का सोर्स है वो रिन्यूएबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितनी भी हम अभी ऊर्जा ले रहे हैं उसका जो 50% जो सोर्स है वो हम रिन्यूएबल सेक्टर से, सेगमेंट से जो है वो जनरेट करेंगे। तीसरा, इंडिया विल ऑल्सो रिड्यूस इट्स कार्बन एमिशंस अंटिल 2030 बाय 1 बिलियन टन्स। चौथा, इट विल ऑल्सो रिड्यूस इट्स एमिशंस इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ जीडीपी बाय लेस देन 45%, 45% से कम कर देंगे। एंड नेक्स्ट, इंडिया वुड ऑल्सो इंस्टॉल सिस्टम्स टू जनरेट 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी by 2030 and a 50 गीगावाट इंक्रीज फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग टारगेट। तो पहले 450 था, अब उसको कितना कर दिया है, अब उसको कर दिया है 500 गीगावाट। ठीक है, समझ रहे हैं किस तरीके से जो है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं टारगेट में। तो ये 5 अनाउंसमेंट किए हैं, पिक भी दिखाऊंगा आपको आराम से। अब इसमें भारत का क्या स्टैंड रहा है। भारत ये कह रहा है कि क्लाइमेट जस्टिस देखिए होनी चाहिए। क्लाइमेट जस्टिस मतलब क्लाइमेट जस्टिस, क्योंकि आपके जो देश है पूरे विश्व में, एक तो रिच डेवलप्ड नेशंस हैं जो बिल्कुल अपने लेविश लाइफ जीते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं। दूसरे हैं एक तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे उतना कंफर्ट नहीं है। ठीक, तो बात आती है फिर फाइनेंसिंग की। तो जो रिच डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कम से कम 1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस सपोर्ट जो है वो डेवलपिंग नेशंस को देना चाहिए, या फिर ऐसे वल्नरेबल नेशंस को देना चाहिए लाइक अफ्रीका वगैरह। ठीक, इसमें बात फिर की गई है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कि सबकी भागीदारी तो एक जैसी हो, लेकिन क्योंकि सबके भौगोलिक चीजें जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं वो भी डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए और उनके क्षमताओं के अनुसार होनी चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज सीबीडीआर आरसी, राइट, सीबीडीआर आरसी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, इसको अगर हम सीधी सी बात में बोले तो। उसके बाद फिर भारत का कहना है कि जो सस्टेनेबल मोड है लिविंग के उसको ही प्रैक्टिस करना चाहिए और उसको जो है एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा बनाना चाहिए, ना कि हम बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ में चले जाएं। उससे क्या होगा कि जितने आप कंफर्ट जोन में जाएंगे उतना कार्बन एमिशंस आप करेंगे। इसके बाद जो जो लेसन अभी तक जो जो सीखने को मिला है, जैसे भारत ने काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं, जैसे जल जीवन मिशन हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, इनको ग्लोबल स्तर पे जो है पॉपुलराइज करने की ज़रूरत है और पूरा का पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, क्लाइमेट एडेप्टेशन पॉलिसीज़ के ऊपर होना चाहिए। अब विश्व में क्या क्या हुआ वो एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। एग्जाम के हिसाब से ये वाला जो पैरा है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में क्या हुआ दोस्तों, 2019 में न्यूजीलैंड ने एक कानून पास किया जिसका नाम था जीरो कार्बन एक्ट, जिसमें उन्होंने बोला कि हम 2050 तक जो है कार्बन एमिशंस को जीरो कर देंगे। अब यहाँ नेट जीरो का मतलब आप समझिए, कार्बन एमिशंस को जीरो करने का, नेट जीरो का यहाँ मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली जीरो, लेकिन हाँ उसे इस स्तर तक ले आए जिससे कि जो हमारा क्लाइमेट है वो बेहतर हो सके, अच्छा हो सके। ठीक, इसका मतलब नेट जीरो है, जितना आप मिनिमम कर सकते हैं। कंप्लीट जीरो तो देखिए कभी पॉसिबल
वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक। उसके बाद फिर यूके की जो संसद है उन्होंने एक कानून पारित किया कि जिससे यूके में जो नेट एमिशंस हैं ग्रीन हाउस गैसेस के उसको 100% से मतलब 100%, 100% से रिड्यूस करने की बात की गई। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने अनाउंस किया कि जो अमेरिका है वो अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है कम से कम 50% रिड्यूस करेगा बिलो 2005 लेवल्स बाय 2030। उसके बाद वर्ल्ड वॉर जीरो वॉज लॉन्च इन 2019 टू bring together unlikely allies on climate change and with the goal of reaching net zero carbon emissions in the country by 2050। फिर यूरोपियन यूनियन ने भी अपना एक प्लान निकाला फिट फॉर 55। ये हम ग्लोबल कमिटमेंट्स देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ, राइट, जिसमें उन्होंने अपने सारे मेंबर्स को 27 देशों को बोला कि देखो जी, आपको 1990 का जो लेवल था, स्तर था, उसके नीचे आपको एमिशंस कट करने हैं बाय 2030 एंड दैट विल बी अराउंड 55%। चाइना ने अनाउंस किया कि वो नेट जीरो बन जाएगा 2060 तक। भारत ने क्या अनाउंस किया है 2070 तक, एंड दैट इट वुड नॉट अलाउ इट्स एमिशन टू पीक बियॉन्ड व्हाट दे आर इन 2030। और 2030 में वो अपने एमिशंस को पीक नहीं होने देंगे, मतलब 2030 के बाद से। तो ये सारी कमिटमेंट हमने देख ली, नेट जीरो एमिशंस भारत ने क्या क्या लिए। अब इसको एक इन्फोग्राफिक से समझते हैं। इसको आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाना चाहे नोट्स बना लीजिए। जो जो मैंने आपको बातें बताई, 5 जो हमने बातें की हैं, अनाउंसमेंट की है, मैंने आपको सारा बता दिया। नेट जीरो क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद टॉप 3 एमिटर्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या कमिटमेंट्स है वो मैंने आपको बता दी। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे मूव करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। ये 26वां एडिशन था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। यूके ने इसको होस्ट किया था और ये कब से कब तक चल रहा है? 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये चलेगा। गोल्स क्या हैं इसमें, क्या क्या गोल्स लिए गए हैं एक बार देखते हैं। एक गोल को तो हम मतलब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मिड सेंचुरी तक, मतलब 2050 तक नेट जीरो जो है वो सिक्योर करना है और 1.5 डिग्री तक जो है मतलब रीच रखनी है। उसके बाद जो डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं, नेचुरल हैबिटेट है, उनको मतलब प्रोटेक्ट करना है। फाइनेंस को मोबिलाइज करना है, क्योंकि फाइनेंस इसमें जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है। सारा झगड़ा ही मेरे ख्याल से उस पर आके टिकेगा। क्यों टिकेगा? क्योंकि रिच वर्सेस यानी डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग नेशंस होने वाला है, ठीक। उसके बाद फिर पेरिस रूल बुक को फाइनलाइज करने की जरूरत है, जिसमें एक डिटेल्ड पूरा मतलब बाकायदा पूरा रूल लिखा होना चाहिए, फ्रेम किया हुआ, कि किस तरीके से पेरिस एग्रीमेंट है जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस किस तरीके से फुलफिल की जा रही है। अब इसके बैकग्राउंड में अगर हम चले तो COP जो है वो किसके अंदर आता है? UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जो कि 1994 में बना था, ठीक। इसको एस्टेब्लिश किस लिए किया गया था? ताकि ग्रीन हाउस गैस के जो कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहे हैं उसे स्टेबल पोजीशंस पे लाने के लिए। तो 1994 के बाद से हर साल जो है मीटिंग होनी शुरू हुई। पहली मीटिंग बर्लिन में हुई थी 1995 में, एंड दैट विल बी नोन एज COP1। UNFCCC को अगर आप देखेंगे तो UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन, उसको 1992 में अडॉप्ट किया गया था ड्यूरिंग रियो अर्थ समिट, जिसे रियो कन्वेंशन भी कहते हैं। उसके तहत ही UNFCCC का जो ढांचा था वो तैयार किया गया, क्या इनके काम होंगे वो सब किया गया। उसके बाद 1994 में ये पूरी तरीके से एक्टिव हुआ, 92 में अडॉप्ट किया था बस। एंड नियरली ऑफ द वर्ल्ड्स नेशन हैव नाउ साइंड ऑन। इट इज द पेरेंट ट्रीटी ऑफ 2015 पेरिस एग्रीमेंट। इट इज ऑल्सो द पेरेंट ट्रीटी ऑफ 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। क्लियर है दोस्तों? तो दिस इज द COP26। कहाँ पे होस्ट हुआ, क्या क्या इसमें हो रहे हैं, वो सब हमने इसमें डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब इसमें किस ग्लासगो कहाँ पे लोकेटेड है मैप में वो आप देख लीजिए। और रोड टू नेट जीरो बहुत ही खूबसूरत है इन्फोग्राफिक है, आराम से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। हम चलते हैं तीसरी स्टोरी की तरफ। एंड दिवाली आ रही है, कल ही दिवाली है, तो दिवाली की आपको एडवांस में हमारी तरफ से बधाइयाँ। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उन्होंने अपना फैसला बताया 29 अक्टूबर को कि देखो जी, पटाखों पे कंप्लीट बैन कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप नहीं कर सकते। ब्लैंकेट बैन ऑन फायर क्रैकर्स में नॉट बी पॉसिबल, दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि पूरी तरीके से तो आप नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात है कि आप पटाखों पे बैन क्यों लगाना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक ऐसा ढांचा बनाइए जिसमें इसका मिसयूज़ यानी जो फायर क्रैकर्स है इसका मिसयूज़ जो है वो बंद किया जा सके। उसके बाद कुछ ऐसे मेजर्स लीजिए, कुछ ऐसे प्रावधान लीजिए
प्रिवेंशंस लीजिए, जिससे कि टॉक्सिक केमिकल्स जो फायर क्रैकर्स में यूज हो रहे हैं उसे रिप्लेस किया जा सके, राइट। और साथ ही साथ जो मतलब इलीगल तरीके से जो मतलब इसे बेच खरीद कर रहे हैं इसकी, उसको भी बैन करना ज़रूरी है। पुलिस को इसमें एक्टिव होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, स्टेट ऑफिशियल्स को इसमें एक्टिव होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें केस आता है अर्जुन गोपाल केस, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अर्जुन गोपाल केस, ये केस था 23 अक्टूबर 2018 में, जिसमें कोर्ट का जो जजमेंट था वो ये था, बैंड द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ फायर क्रैकर्स इन दिल्ली एनसीआर एंड रेगुलेटेड द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स अक्रॉस द कंट्री। तो पटाखे तो चलाइए लेकिन रेगुलेशन के साथ चलाइए। जैसे कि अगर आप पटाखों में बेरियम का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप टोटली बैन कीजिए। ऑनलाइन सेलिंग अगर हो रही है पटाखों की तो उसे कंप्लीट बैन कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ इसमें मतलब जैसे कुछ याचिका वगैरह तुरंत आ जाती है ना, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जो पटाखे बना रहे हैं उनका भी तो आय वाय खत्म हो रही है ना, तो फिर वहाँ पे लिबर्टी वगैरह की थोड़ी सी इशू आ जाती है। So the verdict had come in response to a plea seeking a ban on manufacturing and sale of firecrackers across the country to curb air pollution। ठीक, तो क्या क्या बोला अर्जुन गोपाल केस में, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले बोला गया कि प्रोडक्शन एंड सेल विल बी बैंड इन दिल्ली एनसीआर। दूसरा, जो भी इसमें आप बेरियम बेस्ड फायर क्रैकर्स अगर बना रहे हैं तो वो पूरा बैन होना चाहिए। तीसरा, ऑनलाइन सेलिंग जो है वो बैन होनी चाहिए। चौथा, एयर पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए इसमें थोड़ा सा मतलब इसको रेगुलेटेड वे में चलाने की ज़्यादा ज़रूरत है। फायर क्रैकर्स काम कैसे करते हैं इसको समझने की ज़रूरत है। जो पटाखे हैं उनमें लगता है ईंधन एंड ऑक्सीडाइजर्स टू प्रोड्यूस अ कंबंशन रिएक्शन, ठीक। और फिर उसके बाद जो एक्सप्लोजन होता है वो मटेरियल जो है सुपर हीटेड स्टेट में फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है। अब जो मेटल सॉल्ट्स हैं वो इन एक्सप्लोजिव के साथ मिक्स होके, जैसे इसमें कुछ मेटल वगैरह लगता है ना, जैसे बेरियम हो गया, ठीक है, इन सब के जो मेटल सॉल्ट्स हैं इन एक्सप्लोजिव के साथ मिक्स होकर एक्साइट होते हैं और फिर प्रकाश निकालते हैं, अलग अलग रंग के प्रकाश आते हैं। मेटल्स इन द मिक्स विच हैव अ वेरिंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स आउटसाइड देयर न्यूक्लियस प्रोड्यूस डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इन दिस रिएक्शन जनरेटिंग स्पेक्टेकुलर कलर्स। तो ये थोड़ा सा साइंस का पार्ट इधर था, समझना चाहे समझ लीजिए, नहीं समझना चाहे तो एग्जाम में मेरे ख्याल से पूछा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पटाखे लाइट कैसे जलाता है, तो उसका जो मेटल सॉल्ट होता है वो पटाखों के जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं उनके साथ मिक्स होकर एक्साइट होकर फिर वो लाइट एमिट करता है। तो इतनी चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद फिर इस पर काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई कि क्या वाकई में पटाखे पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक। तो इसमें पता चला सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी एक स्टडी कंडक्ट की 2016 के अंदर में, और उन्होंने उसमें पाया कि अगर एल्यूमिनियम, बेरियम, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, स्ट्रोंटियम, इस तरीके के अगर चीज़ें, केमिकल्स वगैरह, इस तरीके के मेटल्स वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो दीपावली की रात के बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें पॉल्यूशन के लेवल में जो है हाइक देखने को मिलती है। इसी तरीके की चीज़ें चाइना में भी रिकॉर्ड की गई और यूके में भी रिकॉर्ड की गई, और इससे जो है मतलब लोगों, जानवरों के हेल्थ पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन निकाला फिर CSIR ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने। उन्होंने अपने इस रिसर्च प्रोग्राम के ज़रिए जो नागपुर में किया था, उन्होंने बोला कि जो फायर क्रैकर्स हैं जिससे कि लाइट भी कम एमिट हो, साउंड भी कम निकले, 30% ऑफ लेस पर्टिकुलेट मैटर यूजिंग पोटेशियम नाइट्रेट एंड एज ऑक्सीडेंट, क्योंकि इसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर लगता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि आप अगर पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ करेंगे एज एन ऑक्सीडेंट तो फिर इसमें क्या होगा कि इसमें जो है मतलब इंटेंसिटी जो होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, साउंड की भी और एमिशन के भी, और इस तरीके से ये ग्रीन क्रैकर्स में जो है इसे शामिल किया जा सकता है। फिर उन्होंने सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम का लेवल भी बताया कि एल्यूमिनियम को कितना आप मिक्स करें, कितना उसका लेवल हो जो सही रहे, सुरक्षित रहे। तो ये थोड़ी सी जो है CSIR ने इसकी थोड़ी सी वो दी। फिर ग्रीन फायर क्रैकर्स को आगे पुशअप किया, मतलब पुश किया जा रहा है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ द फायर क्रैकर्स एंड द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। फिर हमने अर्जुन गोपाल केस को भी आराम से इसमें स्टडी किया, तो आराम से इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में शायद आ सके, क्योंकि ये हर साल ये मुद्दा उछलता रहता है। चलते हैं, उससे पहले लाइव मिनट का बहुत ही अच्छा इन्फोग्राफिक जो उन्होंने बोला उसके बारे में, ये पूरा का पूरा वर्डिक्ट यहाँ पे लिखा गया है, राइट। ओनली ग्रीन फायर क्रैकर्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन द दिल्ली NCR, और ऑनलाइन सेल तो कम्प्लीटली बैन है। आपके यहाँ कोई कर रहा है क्या ऑनलाइन सेलिंग वगैरह? कर रहा हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट थ्रेड में, और क्या आप जलाने वाले हैं पटाखे ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले स्टोरी पे चलते हैं, दैट इज़ द फोर्थ वन, गंगा उत्सव 2021। इसका जो 5वां एडिशन है दोस्तों, 3 दिन का ये मतलब उत्सव है, वो 1 नवंबर से लेकर
3 नवंबर तक वर्चुअल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। द गंगा उत्सव 2021, द रिवर फेस्टिवल, will not celebrate the glory of the river Ganga but all the rivers of the country to promote the celebration of नदी उत्सव। ठीक, 2021 में ये जो इवेंट है ऑर्गेनाइज हो रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, दैट इज श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। अब ये जो एनुअल इवेंट है, क्योंकि हर साल होता है, ठीक है, 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021 को इस बार हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ये जो एनुअल इवेंट है कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो ये ऑर्गेनाइज करती है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक, आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि 4 नवंबर 2008 को गंगा को नेशनल रिवर घोषित किया गया था। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 4 नवंबर 2008 को गंगा को क्या किया गया था, नेशनल रिवर घोषित किया गया था। द 2021 सेलिब्रेशंस विल बी पार्ट ऑफ द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन है वो है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा गॉट रजिस्टर्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ फोटोज ऑफ हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड ऑन फेसबुक इन एन आवर। 1 घंटे में सबसे ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स जो है उसकी फोटो इस पे आई थी, तो गिनीज बुक में जो है इसका नाम रजिस्टर किया गया था, राइट, किसका, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का। तो गंगा उत्सव थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 5वां एडिशन है दोस्तों। चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ, दैट इज भाषा संगम इनिशिएटिव, 5th वन। ये रिलेटेड है हमारा आर्ट एंड कल्चर से। तो जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, भाषा संगम इनिशिएटिव। ये लॉन्च किया है उन्होंने स्कूल्स के लिए। इसमें एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, जो कि इसमें क्विज वगैरह रहेगी। अब इससे क्या होगा, इससे जो मतलब कल्चरल बैरियर्स हैं उनको फिर कनेक्ट किया जाएगा, उनको दूर किया जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि आप हाय कैसे बोलते हैं, हेलो कैसे बोलते हैं, ठीक, उन सब मतलब किस किस लैंग्वेज में, क्योंकि भारत में तो बहुत सारी लैंग्वेज है ना, 22 इंडियन लैंग्वेजेस तो वैसे ही है हमारे पास। द आइडिया इज दैट पीपल शुड एक्वायर बेसिक कन्वर्जेशनल स्किल्स एज एन इंडियन लैंग्वेज अदर देन देयर मदर टंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसमें आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि मान लीजिए कि कोई बिहार से आया, ठीक है, और वो हरियाणा में रह रहा है, काम कर रहा है। अब वो उस बंदे की जो फैमिली हुई है वो हरियाणा में, उनके जो बच्चे पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई भी वहीं पे की है, तो अब इसलिए उनके बच्चों का जो टोन होगा ना वो हरियाणवी ज़्यादा होगा रेदर देन एज कम्पेयर टू द लैंग्वेज ऑफ बिहार। लेकिन वो सीख दोनों तरीके की भाषा लेंगे, समझ रहे हैं। जैसे बिहार में गए नहीं लेकिन बिहार की भाषा समझ रहे हैं, हल्का फुल्का बोल सकते हैं, उतना एफिशिएंटली नहीं बोल सकते, तो उतना ही एफिशिएंटली बनाने के लिए बेसिक कन्वर्जेशनल स्किल्स के लिए इस आइडिया को जो है अडॉप्ट किया गया है। और साथ ही साथ लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज नॉट ओनली अ मीडियम टू कम्युनिकेट, ठीक है, नॉट नॉट हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो भाषा है वो एक टूल है सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का, नहीं, इसमें कुछ इमोशनल वैल्यूज़ भी ऐड है लैंग्वेज की। मतलब लैंग्वेज में जैसे आप मान लीजिए कि अगर आपको कोई अपना ही लैंग्वेज बोलने वाला किसी प्रदेश में मिल गया, प्रदेश में इन द सेंस जैसे मैं यूएस गया और वहाँ मुझे हिंदी बोलने वाले कुछ मिल गए, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊंगा कि यार देखो कुछ कोई तो मिला यहाँ पे फाइनली जो ये लैंग्वेज बोल रहा है, वरना तो सबसे इंग्लिश बोल बोल के तो मैं थक ही गया था। सो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसे लाया गया है। इसमें कुछ क्विज गेम भी होंगे जिसमें उनको सिखाया जाएगा बाय द यूजेस ऑफ क्विज। द क्विज इज करंटली अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड इन द नेक्स्ट 3 months इट विल बी ऑल्सो अवेलेबल इन 12 अदर डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। अब आप जानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत ये 31 अक्टूबर 2015 को अनाउंस किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। Through this innovative measure, the knowledge of the culture, tradition and practices of different states and UTs will lead to an enhanced understanding of bonding between the states वगैरह 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 देख लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज द भाषा संगम इनिशिएटिव। इसमें मिनिस्ट्री कौन सी है तो ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट, यहाँ पे MHRD लिखा हुआ है, थोड़ा सा पुराना फोटो है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं, दैट इज द फाइनल वन, वर्ल्ड बैंक एंड मेघालय। तो हाल फिलहाल भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ $40 मिलियन का जो है एक प्रोजेक्ट साइन किया है फॉर बूस्टिंग द हेल्थ सिस्टम्स प्रोजेक्ट्स इन मेघालय, ठीक। इनमें जो की एरियाज है, एक तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन है, मतलब जो प्रोजेक्ट चलेगा वो क्या करेगा, जहाँ पे इन्फेक्शंस वगैरह हो रही है, हेल्थ इमरजेंसीज, कोई आउटब्रेक हो रहा है, पेंडेमिक हो रहा है, तो वहाँ पर प्रॉपर रिस्पॉन्स रहे, कंट्रोल कर सके, वो चीज़ इसमें है। दूसरा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की भी प्लानिंग इसके अंदर है। तीसरा परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंशिंग सिस्टम है, क्योंकि फाइनेंस इज़ अ वेरी मेजर की। अगर आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना है तो फाइनेंस आपका ठीक होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। उसके बाद फिर प्रोमोटिंग सिनर्जी, राइट। आप में से कितने लोग मैनेजमेंट का सिनर्जी प्रिंसिपल जानते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द सिनर्जी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।
राइट। तो प्रमोटिंग सिनर्जी, इट विल ऑल्सो फोकस ऑन प्रमोटिंग सिनर्जी बिटवीन वेरियस स्कीम्स एंड ऑगमेंट द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट इंश्योरेंस एजेंसी वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ इसमें एक मेघालय का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम भी है, जैसे दैट इज मेघा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, MHIS, उसको भी इसमें कवर अप किया गया है। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर में तो कितने मतलब डॉलर का है, दैट इज $40 मिलियन। और इसमें कहाँ पे मेघालय है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द मेघालय। एक बेसिक सा सवाल, क्या मेघालय में ILP सिस्टम लगता है, जरूर बताइएगा। क्या मेघालय में ILP सिस्टम लगता है, मैंने ये पूछा है, यस और नो, राइट। चलिए अब टाइम हो गया है MCQs का दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स के MCQs कर रहे थे, तो चलिए पहले सवाल आज देखते हैं। ये सवाल आया हुआ था UPSC की परीक्षा 2021 में इस बार। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, इट्स प्राइस फॉल्स। ठीक, तो यहाँ पे बोला है कि अगर बाकी सारी चीज़ों को हम छोड़ दें, चेंज ना करें, तो किसी भी वस्तु का जो मार्केट डिमांड है वो बढ़ जाता है कब। कोई वस्तु है उसका डिमांड बढ़ गया, कब बढ़ेगा, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा इसमें जो जो टर्म्स दे रखे हैं, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट और इंफीरियर गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब होता है जब आप एक गुड को दूसरे गुड से रिप्लेस कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या चल रहा है सिनेरियो कि पेट्रोल के दाम क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग अब किस पे स्विच कर रहे हैं, CNG पे स्विच कर रहे हैं। लेकिन अब साइमल्टेनियसली CNG के भी दाम राइज होने लगे हैं, समझ रहे हैं आप। तो अगर कोई गुड है, अगर उसकी डिमांड बढ़ गई एकदम से, जैसे CNG की यहाँ डिमांड बढ़ गई, तो ऑब्वियसली बात है उसने सब्स्टिट्यूट कर लिया, प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, तो CNG के भी रेट बढ़ गए। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट देयर, सो B तो चला गया है यहाँ से। दूसरा, अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट गुड, अब थोड़ा सा आप समझिए कॉम्प्लीमेंट गुड क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि पेट्रोल से ही ले लेते हैं, क्योंकि आजकल पेट्रोल बड़ा महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल एंड कार। तो अगर पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो क्या लोग ज़्यादा गाड़ियाँ चलाएंगे, नहीं चलाएंगे ना। क्या लोग गाड़ियों को जो प्लान कर रहे हैं कि यार हम गाड़ी वगैरह ले लेते हैं, क्या वो लेंगे, नहीं, बोलेंगे यार थोड़े दाम सस्ते हो जाने दो। ठीक, तो होगा क्या, होगा ये कि प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज, नहीं, यहाँ पे अगर पेट्रोल आपके महंगे हो गए, अगर ये इंक्रीज हो गया, तो कार के दाम क्या हो जाएंगे, कार के दाम मतलब ऑब्वियसली बात है लोग कम खरीदेंगे, डिमांड कम हो जाएगी। सो इनवर्स रिलेशन है यहाँ पर, और ये डायरेक्ट बता रहे हैं कि दोनों ही इंक्रीज होंगे। सो सेकंड इज रॉन्ग, इफ सेकंड इज रॉन्ग तो आपका डी भी चला गया। अब नाउ हमें नैया जो है हमारी 3 पे टिकी है, तो थर्ड देख लेते हैं, इन्फीरियर गुड। ठीक है, इन्फीरियर गुड, इन्फीरियर गुड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं पहले 10,000 रुपया महीना कमाता था, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है और जॉब्स मिल नहीं रही है लोगों को, तो एक काम करते हैं इसे 1,000 ही कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो सपोज़ कीजिए कि मैं पहले 1,000 रुपीज़ कमाता था, और मैं जाता था मतलब काम करके आया थक के, और मैंने सोचा कि यार आज थोड़े समोसे वगैरह खा लेते हैं, ये पास की मतलब लगी हुई है स्टॉल पे। मैं गया, मैंने कहा भैया समोसे, बोला 15 रुपए का साहब, मैंने कहा दे दे यार, ठीक है, मैंने ले लिया। कुछ महीनों के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आया और अब मैं 5,000 कमाने लगा ऑब्वियसली। तो क्या मैं इस पर डिपेंड करूँगा, क्या मैं जो है, अब ये मेरे लिए कैसा गुड हो गया, इन्फीरियर गुड हो गया। अब मैं इधर जाऊंगा ही नहीं, अब तो मैं जाऊंगा डोमिनोज में, मैं बोलूंगा पिज़्ज़ा वगैरह देखूंगा, सैंडविच वगैरह देखूंगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्फीरियर गुड, द गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीजेज, राइट। सो अगर कोई गुड की डिमांड अगर राइज हो गई है, कोई गुड की डिमांड अगर राइज हो गई है, तो अगर मेरी इनकम भी राइज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इन्फीरियर गुड है उसका डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा। सो दिस इज रॉन्ग है। सो तीसरा भी रॉन्ग है, अगर तीसरा रॉन्ग है तो फिर सी भी गलत हो गया। सो सही आंसर क्या होगा, 1 एंड 4। ऑब्वियसली अगर कोई गुड की डिमांड, किसी भी वस्तु की अगर डिमांड बढ़ती है, तो उसका प्राइस भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे फॉल्स होने लगता है, फॉल गिरने लगता है। सो 4th इज द राइट वन। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। क्लियर है ये सवाल, थोड़ा सा टफ सवाल था, थोड़ा सा समझना था, जो इकोनॉमिक गुड्स वगैरह होते हैं उस पर ये क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरा सवाल देखते हैं बैंकिंग सेक्टर से। विद रेफरेंस टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कंसीडर द स्टेटमेंट्स, और हमें बताना है कौन सा इसमें सही है। पहला स्टेटमेंट है दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स
थर्ड, दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1996। अब देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है इसकी रेगुलेशन जो है ये डुअल होती है। डुअल मतलब कैसे, एक इसको जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज वगैरह होते हैं ना बाय स्टेट गवर्नमेंट वो करती है, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, राइट, वो इसे ऑपरेट करती है रजिस्टर्ड सोसाइटीज, और ये किसके तहत आती है, स्टेट गवर्नमेंट के तहत। दूसरा, इसका मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो आरबीआई देख लेता है। तो इसमें जो है वो डुअल रोल आता है इसको मतलब ऑपरेट करने का। तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट तो सही है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल बोर्ड्स, तो लोकल बोर्ड्स तो इसको नहीं करेगा, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटीज ही करेंगी। सो ड्यू टू दिस वर्ड ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। अगर वन गलत हो गया तो आपका एलिमिनेशन टेक्निक से बहुत ही आसानी से ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया। नीचे के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल पे आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस बाय, तो बहुत ही सिंपल सवाल था। अगर आप बॉन्ड वगैरह पढ़ेंगे, बंधक पत्र वगैरह पढ़ेंगे, तो ये किस किस से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो एक बात तो ज़रूर है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं ये महंगाई से इन्फ्लुएंस होते हैं, ये इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक, ये आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं। साथ ही साथ जो फेडरल रिजर्व्स के जो रेट्स हैं उनसे भी ये क्या होते हैं, उनसे भी अफेक्ट होते हैं। तो इसमें जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल करेक्ट। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। क्लियर, चलिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं तो आइए पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में, बहुत ही एक्सीलेंट कोर्सेज हैं। अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कीजिए, और बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज आपके लिए यहाँ पे ये रहे यूपीएससी के। साथ ही साथ सिविल तपस्या का पोर्टल है जिस पे आप जाके रेगुलर स्टडी कर सकते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।